Hello friends. So today we will study our next lecture and the topic is Charter Act 1813. So we are continuing our lecture on the series Indian Polity series, and till now we have already discussed many acts prior to Charter Act 1813, that is Regulating Act 1773, Pitt India Act and Charter Act 1793, along with two minor acts, that is Bengal Judicature Act 1781 and the Amending Act 1786. So now we will study the 1813 Act and important points of 1813 I will mention that are important points. एक तो इसने इट है एक्सटेंडेड, इसने हर बार कर रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे, दिस एक्सटेंडेड और गिवन द चार्टर टू ट्रेड विद इंडिया, चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स. इसने 20 साल के लिए बढ़ा दिया था. फॉर अनदर 20 ईयर्स जो ये ट्रेड कर रहे थे इंडिया के साथ, कमर्शियल जो भी ये फंक्शंस कर रहे थे, कमर्शियल ट्रेडिंग कर रहे थे, उसके 20 साल दोबारा 20 साल के लिए इनको ट्रेडिंग के राइट्स दे दिए गए थे वाया चार्टर एक्ट 1813, दोबारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दे दिया था. बट इसने क्या किया था, इट हैज़ एंडेड दी मोनोपली, बट इसने मोनोपली खत्म कर दी थी ऑफ ट्रेड विद इंडिया, मोनोपली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया. इसने मोनोपली खत्म कर दी थी एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी. तो उसने क्या किया था, इसने इट हैज ओपन्ड the gate of India to British merchants. तो ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए गेट खोल दिया था इसने, इस एक्ट ने. उस एक्ट ने क्या किया था बेसिकली, सो दिस एक्ट हैज एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो थी अभी तक ट्रेड करने की, केवल यही ट्रेड कर सकती थी इंडिया के अंदर, वो ख़त्म कर दी थी. अभी ब्रिटिश मर्चेंट्स बाहर से आए, इंग्लिश मर्चेंट्स, अलग अलग मर्चेंट्स आए, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के ही मर्चेंट्स या ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड नहीं करेगी, कोई भी ट्रेड कर सकता है. ठीक है, मतलब एक तरह से आपने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया, अलग सेक्टर के लिए, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना, यानी कि चाइना में अभी भी इसकी मोनोपोली रहेगी, चाइना के ट्रेड में, और साथ में ये टी में जो उसका ट्रेड है उसमें इसकी मोनोपोली रहेगी. बाकी जो भी ट्रेड है इसका, उसमें इसकी मोनोपोली समाप्त कर दी गई, इंक्लूडिंग ट्रेड विद इंडिया. ठीक है, सो इट हैज़ ओपन द गेट ऑफ इंडिया टू ब्रिटिश मर्चेंट्स. तो इसने खोल दिया था, और ये इसलिए किया था क्योंकि इसका एक रीज़न है, ये इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था फ्रांस पे, और कुछ दिक्कतें आई थी. फ्रांस ने कुछ गुड्स को बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स के, फ्रांस ने, इवन इटली हैज़ बैंड, जर्मनी हैज़ बैंड, तो कुछ बैन कर दिए थे इनकी गुड्स को, इनके प्रोडक्ट्स को, जिसकी वजह से काफ़ी घाटा हो रहा था इंग्लिश मर्चेंट्स को. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ये दबाव था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसे ख़त्म किया जाए, ताकि और लोगों को भी मुनाफा कमाने की अधिकार मिल सके, राइट मिल सके. इसी वजह से, इसी बैकग्राउंड में ये ख़त्म किया गया मोनोपोली की. ठीक है, और धीरे धीरे 1833 में तो पूरी मोनोपोली ख़त्म कर दी थी. अब ये तो चाइना और टी में मोनोपोली रह गई थी, बट ये 1833 में पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाएगी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें. उसके अलावा कुछ माइनर पॉइंट्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं. ये नोट डाउन कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. देन दी थर्ड पॉइंट, what is the third point? It has allowed, this act has allowed the Christian missionaries को अलाउ कर दिया था टू एंटर इंडिया, है ना, क्रिश्चियन मिशनरीज टू एंटर इंडिया, टू स्प्रेड देयर कल्चर आइडियाज, वो अपने कल्चर आइडियाज टू स्प्रेड और प्रोपागेट देयर कल्चर आइडियाज एंड एजुकेशन, है ना, एजुकेशन, ये अलाउ कर दी थी. क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था. बट आप जानते हैं
कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने इस मौके का गलत फायदा उठाया एंड दे हैव टर्न्ड इनटू, बट क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या किया, along with spreading their culture ideas, Christian missionaries have started forcefully conversion start कर दिया था ना, forcefully conversion of Hindus का conversion start कर दिया था, जिसको बोलते हैं proselytization, ठीक है, प्रोसेलाइटाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, डेट इज फोर्सफुल कन्वर्जन। ये इस एक्ट ने द्वार खोल दिए थे क्रिश्चियन मिशनरीज को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये नोट डाउन कर लें। देन अनदर पॉइंट, अच्छा, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल में 3 मेंबर्स थे, उसकी स्ट्रक्चर को कोई चेंज नहीं किया। वो 3 मेंबर्स थे, वो ओवरराइड कर सकता था। वो सब स्ट्रक्चर जो 1793 में था वही सेम रखा, उसमें कोई चेंज नहीं किया। तो वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, केवल हम चेंजेस स्टडी कर रहे हैं। देन द फोर्थ पॉइंट, इट हैज गिवन द राइट to गवर्नमेंट प्रेसिडेंसी, गवर्नमेंट यानी गवर्नर टू इम्पोज, है ना, टैक्सेस ऑन लोकल पीपल, है ना, लोकल पीपल पे टैक्सेस इम्पोज कर सकते थे, एंड टू पनिश दी वायलेटर्स, जो वायलेट कर रहे थे इस रूल को। तो उसने अलाउ किया था प्रेसिडेंसी गवर्नर्स को, जो भी गवर्नर्स थे अपनी अपनी प्रेसिडेंसीज में, कि आप लोकल कोई भी टैक्स है आप लोकल पीपल पे इम्पोज कर सकते हो, नेटिव इंडियंस पे। बेसिकली लोकल पीपल मतलब नेटिव इंडियंस, एंड और यू कैन ऑल्सो पनिश दी वायलेटर्स को भी आप पनिश कर सकते हो। इसका अधिकार दे दिया गया था गवर्नर्स को। अनदर पॉइंट, it has kept 1 lakh rupees, 1 lakh separately for development। 1 लाख की अलग प्रोविजनिंग की थी अलग से फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, प्राइमरीली, ठीक है, एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए प्राइमरी डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड साइंस, है ना, साइंस और लिटरेचर के डेवलपमेंट के लिए। बट मदर टंग में हो सकता है डेवलपमेंट, ठीक है। अभी तक इंग्लिश का नहीं था, इंग्लिश 1833 में आया था, लॉर्ड मैकाउले ने बोला था। बट इसमें मेनली डेवलपमेंट एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, साइंस डेवलपमेंट, साइंस के लिए, लिटरेचर के लिए, ठीक है ना। इसके लिए 1 लाख रुपए अलग से इंडियंस के लिए, इंडियंस क्योंकि ये देखते थे कि इंडियंस बहुत इलिटरेट है, तो उनके एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए 1 लाख रुपए अलग से रखे गए। दिस इज अनदर मेजर पॉइंट 1813 में किया गया। उसके अलावा ये नोट डाउन कर लीजिए, ₹1 lakh separately, ₹1 lakh। Another point, another important point, that is point number 6. It has kept the provision for training of मिलिट्री में जो थे और सिविल में जो थे, सिविल सर्वेंट्स जो थे, उनके ट्रेनिंग के लिए
इसने प्रोविजनिंग की थी कि उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए। ट्रेनिंग कहाँ होंगी? ऑब्वियसली इन लंदन, बट उनकी ट्रेनिंग के लिए इसने बोला था, प्रोविजनिंग की थी कि लंदन में उन लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो भी इंडियन सिविल सर्वेंट्स हैं। अभी तक इंडिया के लिए नहीं खोली गई थी, केवल इसमें ब्रिटिशर्स ही थे सिविल सर्वेंट्स, और जो मिलिट्री में सर्वेंट्स हैं, जो मिलिट्री में थे और सिविल सर्वेंट जो इंडिया में सर्व कर रहे थे, उनकी ट्रेनिंग के लिए लंदन में इसने प्रोविजनिंग की थी इस एक्ट में। ठीक है, एंड thus these are the मेजर पॉइंट्स। और हाँ, एक और पॉइंट था इसमें, 7th पॉइंट, what is the last point, last but not the least, it has instructed or ordered to keep the commercial and revenue accounts separate, है ना। कमर्शियल मतलब जो इनका ट्रेडिंग अकाउंट है, यानी कि जो ट्रेड से ये जो ट्रेडिंग कर रहे थे, ये जो सेल एंड परचेज कर रहे थे, और जो रेवेन्यू अर्निंग कर रहे थे, क्योंकि रेवेन्यू भी ऑब्वियसली रेवेन्यू से भी पैसा अर्न करते थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी इनके पास, दीवानी राइट से रेवेन्यू कलेक्शन करने के, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। तो इनको ये ऑर्डर किया गया था कि इस एक्ट के माध्यम के बाद से अब आपको अपने अकाउंट्स, रेवेन्यू और कमर्शियल अकाउंट सेपरेट रखने होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इस एक्ट में लाया गया। दैट इज, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं चार्टर एक्ट 1813 में जो आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1833, विच एक्चुअली अभी चार्टर एक्ट 1833, 1853 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं दोनों, और बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इवन प्रीलिम से पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान से इन एक्ट्स को समझ लेना। थैंक यू वेरी मच।